2000 साल पहले के उस महान युग की बात है जब एक ऐसी शक्ति ने जन्म लिया था जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। वो कोई आम इंसान नहीं था। उसने इंसानों का नामो निशान मिटाया, भटकती आत्माओं को राख कर दिया और यहाँ तक कि देवताओं यानी गॉड्स को भी मौत के घाट उतार दिया। दुनिया उसे टायरेंट डीमन किंग के नाम से जानती थी और उसके खौफ से सबकी रूह कांपती थी। उसने जुल्म और ताकत की सारी हदों को पार कर दिया था, लेकिन 2000 साल पहले उसने खुद को कुर्बान कर दिया, ये कहकर कि वो दोबारा जन्म लेगा। इसी मकसद के लिए डीमन किंग एकेडमी बनाई गई, जहां डीमन किंग के वंशजों को ट्रेनिंग दी जाती है ताकि उनमें से ही कोई अगला डीमन किंग बन सके। सबको उम्मीद है कि इसी साल वो असली महाराज वापस आएंगे। कहानी शुरू होती है जब कुछ चुने हुए स्टूडेंट्स को एक उल्लू के जरिए इनविटेशन लेटर मिलता है। इस साल के नए बैच में डीमन किंग के असली वंशज भी शामिल हैं, इसलिए पूरी डीमन रेस काफी उत्साहित है। सीन शिफ्ट होता है और हमें विशाल डीमन किंग एकेडमी दिखाई देती है। वहां मीशा नाम की एक मासूम लड़की अपना एंट्रेंस एग्जाम देने पहुंचती है, लेकिन भीड़ में धक्का लगने की वजह से उसका हॉल टिकट गिर जाता है। तभी अनोस नाम का एक लड़का उसे उठा कर देता है। मीशा उसे शुक्रिया कहती है, पर तभी वहां एक मगरूर लड़का आता है जिसे हम बुली कहेंगे। वो उनका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि बच्चों को एग्जाम दिलाने उनके माँ बाप भी साथ आए हैं। अनोस और मीशा उसे इग्नोर करके आगे बढ़ने लगते हैं, जो उस बुली को बुरा लग जाता है। वो गुस्से में अनोस को पुकारता है, जिस पर अनोस बड़ा ही ठंडा सा जवाब देता है कि तुम्हारी मैजिकल पावर इतनी कम है कि मुझे लगा ही नहीं तुम मुझसे बात कर रहे हो। ये सुनकर वो बुली आग बबूला हो जाता है और अपनी डार्क फ्लेम्स दिखाकर उन्हें जलाने की धमकी देता है। अनोस बड़े ही आराम से उसकी आग को एक फूंक से बुझा देता है और कहता है कि तुम एक माचिस की तीली से मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। बुली जब और बदतमीजी करता है तो अनोस अपनी हिप्नोटाइज मैजिक का इस्तेमाल करके उसे घुटनों पर बिठा देता है। मीशा ये देखकर हैरान रह जाती है, क्योंकि वो बुली एक रॉयल खानदान से था और अनोस ने उसे बिना हाथ लगाए हरा दिया। अब बारी थी एंट्रेंस टेस्ट की, जहां दो स्टूडेंट्स के बीच मुकाबला होना था और जीतने वाले को ही एडमिशन मिलना था। इत्तेफाक से अनोस का मुकाबला उसी बुली के साथ होता है। बुली इस बार पूरे मैजिकल आर्मर और तलवार के साथ मैदान में उतरता है, जबकि अनोस बिना किसी हथियार के बिल्कुल शांत खड़ा था। बुली अपनी फैमिली की शेखी बघारता है और कहता है कि अब अनोस नहीं बचेगा। वो अपनी जलती हुई तलवार लेकर हमला करता है, लेकिन अनोस दोबारा सिर्फ एक फूंक से उसकी तलवार की आग बुझा देता है। सब देखने वाले दंग रह जाते हैं। अनोस उसे चैलेंज देता है कि मैं अपनी जगह से हिलूंगा नहीं, मैजिक यूज नहीं करूंगा, यहाँ तक कि अपने शब्दों में भी ताकत नहीं भरूंगा, फिर भी तुम्हें हरा दूंगा। बुली को लगता है अनोस झूठ बोल रहा है, लेकिन तभी अचानक उसे जोरों के धक्के लगने लगते हैं और उसके शरीर से खून निकलने लगता है। अनोस बताता है कि ये उसके दिल की धड़कन यानी हार्ट बीट है, जिसकी थरथराहट से ही वो बुली ढेर हो गया। बुली फिर भी हार नहीं मानता, तो अनोस उसे एक चुटकी बजाकर मार देता है। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। अनोस रेजरेक्शन मैजिक का यूज करके उसे 3 सेकंड के अंदर वापस जिंदा कर देता है। वो उसे बार बार मारता है और बार बार जिंदा करता है। अनोस कहता है कि मौत को इतने करीब से देखने के बाद इंसान का नजरिया बदल जाता है। आखिरकार मौत के खौफ से टूटकर वो बुली हार मान लेता है। इसके बाद मैजिक असेसमेंट टेस्ट होता है, जहां बाकी स्टूडेंट्स 200-300 स्कोर कर रहे थे, वहां मीशा का स्कोर 1 लाख के पार जाता है। जब अनोस की बारी आती है तो उसकी पावर इतनी ज्यादा होती है कि मैजिक मापने वाला क्रिस्टल ही ब्लास्ट हो जाता है। सारे टेस्ट्स पास करने के बाद अनोस मीशा को अपने घर डिनर पर इनवाइट करता है। वो दोनों टेलीपोर्टेशन मैजिक से पलक झपकते ही अनोस के घर पहुंच जाते हैं। घर पहुंचते ही अनोस की मॉम रिजल्ट पूछती हैं और खुश हो जाती हैं। यहाँ एक बड़ा खुलासा होता है कि अनोस को पैदा हुए अभी सिर्फ 1 महीना हुआ है, लेकिन उसकी ग्रोथ किसी जवान लड़के जैसी है। उसके पेरेंट्स इतने ज्यादा एक्साइटेड हैं कि वो मीशा को अनोस की बीवी ही समझ लेते हैं और काफी फनी बातें करने लगते हैं। डिनर के वक्त अनोस की मॉम एक पुरानी माँ की तरह मीशा से पूछती हैं कि उसे अनोस में क्या पसंद आया। मीशा कहती है कि अनोस बहुत दयालु है। बाद में जब अनोस उसे घर छोड़ने जाता है तो उनकी दोस्ती और गहरी हो जाती है। मीशा बताती है कि उसकी अपनी बहन से नहीं बनती और उसके माँ बाप भी उसे पसंद नहीं करते। अनोस को उसके लिए बुरा लगता है, पर मीशा उसे दिलासा देती है। तभी अचानक उनका रास्ता एक बड़े स्टेडियम में बदल जाता है। ये उस बुली के बड़े भाई का काम था। वो बड़ा भाई अपने ही छोटे भाई को मौत के घाट उतार देता है, क्योंकि उसने रॉयल फैमिली की नाक कटवाई थी।
वो बड़ा भाई अपने दोस्तों के साथ अनोस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन अनोस अपनी आंखों के मैजिक से उनके ही हमले उन पर उलट देता है। जब वो बड़ा भाई अपना सबसे खतरनाक ओरिजिन मैजिक यूज करता है तो अनोस पर उसका कोई असर नहीं होता। अनोस मुस्कुराते हुए कहता है कि ये मैजिक जिस ओरिजिन से शक्ति लेता है वो ओरिजिन मैं ही हूँ, इसलिए ये मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसके बाद अनोस उस मरे हुए बुली को एक ज़ॉम्बी बनाकर जिंदा कर देता है। ज़ॉम्बी बुली अपने बड़े भाई पर टूट पड़ता है क्योंकि उसके भाई ने उसे मारा था। अनोस उन्हें समझाता है कि भाइयों को एक दूसरे के लिए खड़ा होना चाहिए, लेकिन घमंड में चूर वो बड़ा भाई नहीं सुनता और अंत में दोनों पत्थर बन जाते हैं। अनोस उन्हें दोबारा असली रूप में जिंदा करता है और जाते जाते ये सच बता देता है कि वही असली डीमन किंग है जिसने 2000 साल बाद दोबारा जन्म लिया है। दोस्तों, कहानी के इस हिस्से की शुरुआत 2000 साल पहले के एक फ्लैशबैक से होती है। हम देखते हैं कि उस वक्त का महाशक्तिशाली डीमन किंग अनोस इंसानी हीरो कैनन के साथ एक गहरी बात कर रहा है। अनोस का मानना है कि अगर ये जंग खत्म करनी है तो उसे अपनी जान की बाजी लगानी होगी। वो कैनन को बताता है कि वो अपनी सारी मैजिकल एनर्जी को एक दीवार यानी बैरियर में बदल देगा, जो अगले 2000 साल तक इंसानों और डीमंस को अलग रखेगा ताकि दुनिया में अमन शांति बनी रहे। कैनन ये सुनकर दंग रह जाता है कि एक डीमन किंग दुनिया की भलाई के लिए खुद का बलिदान दे रहा है। कैनन उसकी मदद के लिए तैयार हो जाता है। अनोस एक लाल रंग का क्रिस्टल बनाता है और कैनन अपनी तलवार उसके सीने के पार कर देता है। इस तरह अनोस खत्म हो जाता है और एक मजबूत बैरियर बन जाता है। दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं कि अगर कभी दोबारा जन्म हुआ तो वो दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त बनकर मिलेंगे। इसके बाद हमें 2000 साल बाद का नज़ारा दिखाया जाता है, जहां अनोस का पुनर्जन्म होता है। उसके माँ बाप की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, लेकिन उनके होश तब उड़ते हैं जब वो छोटा सा बच्चा पैदा होते ही अपना नाम खुद बताता है। उन्हें यकीन नहीं होता कि 1 महीने का बच्चा इतनी सफाई से बातें कैसे कर रहा है। अब कहानी वापस एकेडमी में आती है, जहां अनोस और मिशा को एडमिशन मिल चुका है। अनोस ने एंट्रेंस एग्जाम में सबसे ज्यादा मार्क्स लिए हैं, लेकिन तभी मिशा उसे एक ऐसी बात बताती है जो उसे परेशान कर देती है। पता चलता है कि पिछले 2000 सालों से दुनिया किसी और को ही असली डीमन किंग मानती आ रही है। किसी को अनोस के बारे में कुछ याद ही नहीं है। अनोस समझ जाता है कि उसकी मौत के बाद किसी ने इतिहास के साथ छेड़छाड़ की है और एक फर्जी डीमन किंग खड़ा कर दिया है। क्लासरूम में टीचर आती है और कहती है कि सबको अलग अलग ग्रुप्स में बांटा जाएगा और हर ग्रुप का एक लीडर होगा। लीडर बनने के लिए एक मुश्किल मैजिक सर्कल बनाकर दिखाना होगा। अनोस अपना हाथ उठाता है, लेकिन टीचर उसे मना कर देती है। उसका कहना है कि अनोस का खून शुद्ध यानी प्योर नहीं है, वो एक मिसफिट है। लेकिन अनोस कहाँ रुकने वाला था। वो टीचर को चैलेंज करता है और बड़ी ही आसानी से वो मैजिक सर्कल बना देता है। सिर्फ बनाता ही नहीं, बल्कि वो सदियों से चले आ रहे मैजिक सर्कल्स की गलतियां निकालकर उन्हें सुधार देता है। ये देखकर टीचर की बोलती बंद हो जाती है और वो मजबूरन अनोस को लीडर घोषित कर देती है। अब बारी थी ग्रुप बनाने की। दूसरे लीडर्स में से एक साशा नाम की लड़की थी, जो मिशा की सगी बड़ी बहन है, पर वो मिशा से नफरत करती है। अनोस के ग्रुप में सिर्फ मिशा थी। साशा वहां आकर मिशा की बेइज्जती करती है और कहती है कि मिशा कोई इंसान या डीमन नहीं, बल्कि एक डॉल यानी कठपुतली है जिसमें मैजिक से जान फूकी गई है। अनोस को यह सुनकर गुस्सा आता है और वो साशा को खरी खोटी सुना देता है। साशा गुस्से में अपनी डीमन आइज का यूज करके हमला करती है, लेकिन अनोस पर उसका कोई असर नहीं होता। वो उल्टा अपनी आंखों से साशा को डरा देता है और उसे अपने ग्रुप में आने का ऑफर देता है। साशा गुस्से में वहां से चली जाती है। बाद में साशा अनोस को एक मुकाबले के लिए ललकारती है। शर्त यह थी कि अगर अनोस जीता तो साशा उसके ग्रुप में आएगी और अगर वो हारा तो वो साशा का गुलाम बन जाएगा। मुकाबला शुरू होता है। साशा अपने पूरे ग्रुप के साथ एक किले यानी कासल में होती है। अनोस के कहने पर मिशा 3 कासल खड़े कर देती है। साशा को लगता है कि उसने अनोस को घेर लिया है, लेकिन तभी अनोस सीधा उनके कासल की तरफ बढ़ता है। साशा को लगता था कि उसकी 3 लेयर प्रोटेक्शन कोई नहीं तोड़ सकता, पर अनोस ने एक झटके में उसे तोड़ दिया और इतने बड़े कासल को एक हाथ से उठाकर उसे दूर फेंक देता है। साशा अभी भी हार नहीं मानती और अपने सभी साथियों के साथ मिलकर सबसे खतरनाक वेपन जियो ग्रे का इस्तेमाल करती है। एक बहुत बड़ी तोप कासल के सामने आती है और अनोस पर फायर कर देती है, लेकिन अनोस सिर्फ अपनी एक उंगली से उस धमाके को रोक लेता है और पलटकर उन्हीं पर हमला कर देता है। साशा पूरी तरह टूट जाती है और कहती है कि उसे मार डालो क्योंकि वो एक मिसफिट से हार गई है। तभी मिशा वहां आती है और उसका मासूम चेहरा देखकर साशा का गुस्सा ठंडा हो जाता है और वो अनोस का ग्रुप ज्वाइन करने के लिए मान जाती है। अनोस उसकी आंखों की तारीफ करता है, जिसे सुनकर साशा शर्मा जाती है।
अनौस इन दोनों लड़कियों को अपने घर ले जाता है। उसके पेरेंट्स फिर से पुराने अंदाज में शुरू हो जाते हैं। अरे वाह, बेटा तो दो दो दुल्हनें ले आया। ये देखकर साशा को पहली बार एक परिवार का प्यार महसूस होता है। डिनर के बाद जब अनौस उन्हें छोड़ने जाता है तो साशा उसे अकेले में बुलाती है। वो अनौस को शुक्रिया कहती है कि उसने उन दोनों बहनों के बीच की कड़वाहट कम की। फिर वो अचानक अनौस के करीब आकर उसे किस करती है और कहती है कि ये सिर्फ एक थैंक यू था। वो जाते जाते अनौस को बेवकूफ़ कहती है क्योंकि इतना शक्तिशाली होने के बावजूद वो लड़कियों के मामले में बिल्कुल भोला है। हमारा डीमन किंग बस खड़ा रह जाता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि मीशा अनौस के साथ क्लास में बैठी है। अगले दिन साशा का बर्थडे है और मीशा उसके लिए एक परफेक्ट तोहफा ढूंढना चाहती है। तभी क्लास में टीचर एक बड़ा ऐलान करती है कि आज डीमन किंग के 7 एल्डर डीमन एम्परर्स में से एक आइविस नेक्रॉन उन्हें लेक्चर देने आ रहे हैं। अनौस को लगता है कि अगर आइविस 2000 साल पुराना है तो वो उसे ज़रूर पहचानता होगा। जैसे ही आइविस क्लास में एंटर होता है, अनौस बड़े ही कैजुअल अंदाज में उसे पुराने दोस्त की तरह पुकारता है। टीचर तो डर के मारे थरथर कांपने लगती है और आइविस से माफ़ी मांगती है, लेकिन अनौस बिना रुके आइविस की यादों को स्कैन करने लगता है। अफसोस, आइविस को 2000 साल पहले का कुछ भी याद नहीं होता, सिवाय अपने मास्टर एवॉस डिलहेविया के। अनौस समझ जाता है कि किसी ने आइविस की यादों के साथ छेड़छाड़ की है और एक फर्जी डीमन किंग का नाम उसके दिमाग में डाल दिया है। अनौस उसे साफ कह देता है कि मैं ही तुम्हारा असली मास्टर हूँ, पर आइविस को कुछ याद न होने की वजह से वो लेक्चर शुरू कर देता है। इसके बाद एक नया मुकाबला शुरू होता है। सभी टीम्स को एक पुराने डंजन यानी कैसल में भेजा जाता है, जहां उन्हें पुराने हथियार और कीमती चीजें ढूंढनी हैं। जिस टीम के पास सबसे ज्यादा और पुरानी चीजें होंगी वही जीतेगा। सारे स्टूडेंट्स कैसल के अंदर भागते हैं, लेकिन अनौस अपनी टीम को सबसे निचले हिस्से में ले जाने का फैसला करता है। साशा को लगता है कि वहां तक पहुंचना नामुमकिन है, क्योंकि आज तक कोई टीचर भी वहां नहीं पहुंच पाया। लेकिन अनौस कहता है कि यह महल उसी का है और उसे हर कोने की खबर है। रास्ते में उन्हें एक शक्तिशाली दरवाज़ा मिलता है जिस पर एंटी मैजिक स्पेल लगा था। जब साशा परेशान होती है कि इसे कैसे खोलेंगे, तो अनौस कहता है कि हर जगह मैजिक काम नहीं आता और वो अपनी शारीरिक ताकत से उस भारी भरकम दरवाजे को उखाड़ देता है। अंदर उन्हें एक बेहद कीमती और प्राचीन सेप्टर यानी शाही छड़ी मिलती है। वहीं पास में एक खजाने का कमरा भी होता है। अनौस मीशा से कहता है कि वो साशा के लिए यहाँ से कोई तोहफा चुन ले। मीशा को एक सुंदर लाल रंग का कोट पसंद आता है। अनौस उसे एक सिल्वर रिंग भी लेने को कहता है, पर मीशा सिर्फ कोट लेकर ही खुश थी। बाहर आकर मीशा बड़े प्यार से वो कोट साशा को देती है। मीशा के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी, क्योंकि वो सदियों से अपनी बहन के साथ ये पल बिताना चाहती है। लेकिन तभी कहानी में एक भयानक मोड़ आता है। जैसे ही साशा कोट पहनती है, वो अचानक मीशा के पेट में चाकू घोंप देती है। जब अनौस ये देखता है तो साशा उसे ताना मारती है कि तुम लड़के कितने बेवकूफ़ होते हो, सिर्फ एक किस के बदले तुमने मुझ पर भरोसा कर लिया। वो बताता है कि वो मीशा से नफरत करती है और ये सब एक नाटक था, ताकि वो अनौस की मदद से इस कीमती सेप्टर तक पहुंच सके। साशा एक लिंक मैजिक का यूज़ करती है, जिससे अगर अनौस उस पर हमला करेगा तो मीशा को और चोट लगेगी। लेकिन हमारा डीमन किंग 2 कदम आगे था। अनौस बताता है कि उसने मीशा को पहले ही हील कर दिया था और अब तक जो साशा देख रही थी वो सिर्फ एक इल्यूजन था। अनौस को साशा की सच्चाई तभी पता चल गई थी जब मीशा ने उसे गिफ्ट दिया था और साशा की आंखों में नफरत के बजाय दुख दिखा था। साशा गुस्से में अपनी पूरी शक्ति से हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन अनौस अपनी आंखों से उसे वहीं फ्रीज कर देता है। जब अनौस उसे खत्म करने वाला होता है तो घायल मीशा उसे रोक लेती है, क्योंकि वो अपनी बहन को मरता नहीं देख सकती। अनौस मीशा की बात मानकर साशा को छोड़ देता है। साशा वहां से सेप्टर लेकर भाग जाती है, लेकिन जाते जाते वो एक ऐसी बात कहती है जो सबको हैरान कर देती है। वो कहती है मीशा कि वो साशा की असली बहन नहीं है, बल्कि उसकी सोल से बनी एक डॉल जैसी एग्जिस्टेंस है। एनोस तुरंत समझ जाता है कि इसके पीछे ईविस का हाथ है। दरअसल उसने एक स्पेल के जरिए साशा की सोल को 2 हिस्सों में बांट दिया था और उसी का दूसरा हिस्सा आज मीशा के रूप में मौजूद है। साथ ही ये भी पता चलता है कि आज रात खास समय पर मीशा पूरी तरह से साशा में मिल जाएगी और उसकी सारी पावर कई गुना बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये है कि डीमन रेस और भी ज्यादा ताकतवर बन जाएगी, जो कि ईविस की असली प्लानिंग थी। आगे मीशा बहुत शांत तरीके से कहती है कि उसे इस बात का दुख नहीं है कि वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि उसे ये पहले से पता था। असली दुख तो उसे इस बात का है कि वो अपनी जिंदगी को खुलकर जी नहीं पाई, क्योंकि असल में उसका कोई अस्तित्व ही नहीं था। वो सिर्फ एक डॉल की तरह थी। उसने अपना ज्यादातर समय अकेले बिताया, लेकिन फिर एनोसस की जिंदगी में आया और उसके लिए वो समय बहुत खास बन गया। इतना कहते ही एनोस उसे बीच में रोक देता है और उसे चुप कराते हुए गले लगा लेता है।
फिर वो पूछता है कि क्या वो उसकी कोई इच्छा पूरी कर सकता है। मीशा कहती है कि वो चाहती है कि साशा उससे नफरत ना करे। इसके जवाब में एनोस कहता है कि वो उसकी मदद करेगा, लेकिन उसे एक वादा करना होगा कि वो पूरी तरह से यकीन करेगी कि वो अगला दिन जरूर देखेगी। दूसरी तरफ साशा वहां से निकलने की कोशिश कर रही होती है, तभी अचानक रास्ता बंद हो जाता है। मीशा उसकी मदद के लिए आती है, लेकिन साशा गुस्से में उसे दूर कर देती है और कहती है कि उसे उससे नफरत है। मीशा शांत होकर पूछती है कि क्या वो सच में उससे नफरत करती है। साशा एक शर्त रखती है कि वो एक मैजिक टेस्ट करेगी। अगर मीशा उसे कंट्रोल कर पाती है तो वो सच बताएगी, वरना मीशा को उसकी हर बात माननी होगी। मीशा आसानी से उस मैजिक को कंट्रोल कर लेती है और अब साशा को जवाब देना पड़ता है। साशा धीरे धीरे अपनी असली फीलिंग्स बताती है कि जब वो अपनी पावर को कंट्रोल नहीं कर पाती थी, तब मीशा ही थी जिसने उसे हिम्मत दी, जिससे वो दुनिया का सामना कर पाई और दोस्त बना पाई। लेकिन मीशा हमेशा अकेली रही और ये बात साशा को कभी मंजूर नहीं थी। इसीलिए साशा ने एक तरीका ढूंढ लिया था जिससे वो अपनी सोच और यादें मीशा में ट्रांसफर कर सके और उसे बचा सके। वो चाहती थी कि मीशा उसे रिजेक्ट करे ताकि वो स्पेल काम कर सके, लेकिन जब मीशा स्पेल एक्टिवेट करती है तो वो काम ही नहीं करता, क्योंकि उसने कभी भी साशा को दिल से रिजेक्ट किया ही नहीं था। साशा टूट जाती है और उससे बार बार कहती है कि वो उसे रिजेक्ट कर दे, वरना वो उसे बचा नहीं पाएगी। लेकिन मीशा मना कर देती है और कहती है कि भले ही वो असली नहीं है, लेकिन साशा के लिए वो रियल है और वो उसे खोना नहीं चाहती। तभी एनोस बीच में आता है और कहता है कि जब डीमन किंग खुद यहाँ मौजूद है तो किसी को भी गायब होने की जरूरत नहीं है। वो प्लान बनाता है कि टाइम में पीछे जाकर सब कुछ ठीक किया जा सकता है। साशा कहती है कि ये इतना आसान नहीं होगा, लेकिन एनोस अपनी पावर शेयर करता है ताकि वो लोग टाइम ट्रैवल स्पेल इस्तेमाल कर सकें। लेकिन तभी ईविस अचानक पीछे से आकर एनोस पर हमला कर देता है। दोनों लड़कियां हैरान रह जाती हैं कि वो यहाँ कैसे पहुंच गया। असल में ईविस उन दोनों का इस्तेमाल करके अपने फेक डीमन किंग को वापस लाना चाहता था। तभी एनोस खुद को संभालते हुए फिर से खड़ा हो जाता है और ईविस को बिना समय गवाए खत्म कर देता है। इसके बाद वो टाइम ट्रैवल स्पेल एक्टिवेट करता है, लेकिन वो लोग एक अजीब वाइट स्पेस में फंस जाते हैं, जहां का टाइम गार्डियन उन्हें रोकने आ जाता है। गार्डियन एनोस को चेतावनी देता है कि टाइम के साथ छेड़छाड़ करना गलत है, लेकिन एनोस उसकी बात नहीं मानता। इसके बाद ईविस पावर लेकर एनोस को रोकने के लिए भेजता है। अब ईविस टाइम को कंट्रोल कर सकता था, जिससे उस पर कोई भी मैजिक असर नहीं कर रहा था। फिर भी एनोस आसानी से उसके हर अटैक को रोकता है। ईविस टाइम को रोक देता है, जिससे दोनों लड़कियां रुक जाती हैं, लेकिन एनोस पर इसका कोई असर नहीं होता। ये देखकर ईविस पूरी तरह घबरा जाता है। एनोस साशा और मीशा पर भरोसा जताता है और उनका टाइम बैरियर तोड़ देता है। दोनों जोर से कहती हैं कि उन्हें एनोस पर पूरा भरोसा है कि वही असली डीमन किंग है। इसके बाद वो दोनों टाइम में जाकर अपनी सोल्स को छूती हैं, जिससे उनका पास्ट बदल जाता है और वो ट्विंस के रूप में जन्म लेती हैं। अब मीशा का गायब होना टल जाता है। ये देखकर ईविस की पूरी प्लानिंग खत्म हो जाती है। आखिर में एनोस अपनी असली ताकत दिखाते हुए उसे पूरी तरह खत्म कर देता है। बाद में एनोस उसे फिर से जिंदा करता है और इस बार ईविस उसके सामने झुक जाता है, क्योंकि उसकी सारी गलतफहमी खत्म हो चुकी होती है। एनोस उसे फेक डीमन किंग के बारे में जानकारी जुटाने के लिए कहता है। इसी बीच साशा और मीशा वापस लौट आती हैं और दोनों बहुत खुश होती हैं, क्योंकि अब मीशा कभी गायब नहीं होगी। साशा उससे माफी मांगती है और आखिर में एनोस मीशा को एक खास रिंग पहनाता है, जो उसके नए जीवन की शुरुआत का प्रतीक होती है। ये सब देखकर साशा थोड़ा शर्माने लगती है और एनोस दोनों को अपने घर डिनर के लिए इनवाइट करता है। इस एपिसोड की शुरुआत एक फ्लैशबैक से होती है, जहां हमें करीब 2000 साल पहले का समय दिखाया जाता है। यहाँ पर एनोस, जो कि डीमन किंग है, अपने भरोसेमंद साथी शिन के साथ खड़ा होता है और सामने एक वाटर स्पिरिट की वॉरियर को देख रहा होता है। वो एक लड़की होती है, लेकिन उसकी ताकत बिल्कुल भी कम नहीं होती। वो अपने मैजिक से पानी को कंट्रोल करते हुए एक बेहद खतरनाक ड्रैगन बना देती है, जिसके कई सिर होते हैं, लगभग 4 या 5, और उसका रूप इतना डरावना होता है कि एक ही हमले से आसपास का इलाका पानी में डूब जाता है। ये सब देखकर एनोस उस वॉरियर को सबक सिखाने के लिए आगे बढ़ने वाला होता है, लेकिन तभी शिन उसे रोकता है और कहता है कि इस बार ये मौका उसे दिया जाए। एनोस हल्का सा मुस्कुराते हुए कहता है कि ठीक है, लेकिन अगर वो उस ड्रैगन को एक ही वार में खत्म कर देता है तो वो उसकी एक इच्छा पूरी करेगा। ये सुनते ही शिन के अंदर जोश आ जाता है और वो पूरी ताकत के साथ हमला करता है। एक ही वार में वो उस विशाल पानी के ड्रैगन को पूरी तरह खत्म कर देता है। ड्रैगन का नामो निशान तक नहीं बचता। इसके बाद जब एनोस उससे पूछता है कि उसकी इच्छा क्या है, तो शिन सीधा जवाब देता है, रिसरेक्शन,
यानी वो चाहता है कि हजारों साल बाद उसे फिर से जन्म लेने का मौका मिले। एनोस उसकी इस इच्छा को मान लेता है। तभी अचानक वहां पर हीरो कानन की एंट्री होती है। उसे देखकर एनोस थोड़ा परेशान हो जाता है और कहता है कि ये हीरो बार बार क्यों वापस आ जाता है। असल में कानन के पास कई लाइफ सोर्स होती हैं जिनकी मदद से वो खुद को बार बार जीवित कर सकता है। इसके बाद एनोस और कानन के बीच जबरदस्त टक्कर होती है और एक बड़ा धमाका होता है और यहीं से सीन वापस प्रेजेंट टाइम में आ जाता है। अब हम स्कूल का सीन देखते हैं जहां टीचर सभी स्टूडेंट्स को बताती है कि उनकी क्लास में एक नया ट्रांसफर स्टूडेंट आने वाला है। साथ ही वो ये भी बताती है कि पिछले एपिसोड में जो पॉइंट्स एक टीम ने इकट्ठे किए थे वो चोरी हो गए हैं। इस वजह से उनके स्कोर को चेक नहीं किया जा सका और उन्हें फिलहाल के लिए 70 पॉइंट्स दिए जा रहे हैं। ये सुनते ही साशा भड़क जाती है और सवाल उठाती है कि ये उनकी गलती नहीं है तो उन्हें पूरा स्कोर क्यों नहीं दिया जा रहा। वो साफ कहती है कि अगर चोरी हुई है तो वो स्कूल की जिम्मेदारी है, उनकी नहीं। क्लास के बाकी स्टूडेंट्स भी आपस में बातें करने लगते हैं और शक करने लगते हैं कि कहीं एनोस की टीम ने ही तो ये सब नहीं किया। तभी मीशा, जो शांत बैठी होती है, साशा का साथ देने के लिए खड़ी हो जाती है, लेकिन टीचर उसे चुप करा देती है। इसी बीच एनोस आराम से उठता है, एक लड़के के पास जाता है और उसकी बॉडी से वो चोरी हुई छड़ी निकालकर टीचर को दे देता है। फिर वो सीधा कहता है कि अगर चोरी करनी ही थी तो कम से कम ढंग से करनी चाहिए थी। इससे साफ हो जाता है कि असली चोर कोई और नहीं बल्कि खुद टीचर ही थी। इसके बाद सीन बदलता है और क्लास खत्म होने के बाद मीशा एनोस से मिलने आती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसने स्कूल में एनोस फैन क्लब बना रखा है जिसमें ज्यादातर लड़कियां शामिल हैं। ये सभी एनोस की बहुत बड़ी फैन हैं। यहाँ पर हमें ये भी समझाया जाता है कि इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक हाइब्रिड और दूसरे रॉयल ब्लड वाले। हाइब्रिड वे होते हैं जो मिक्स ब्लड के होते हैं और सफ़ेद यूनिफॉर्म पहनते हैं, जबकि रॉयल फैमिली वाले लाल यूनिफॉर्म पहनते हैं। एनोस खुद एक हाइब्रिड होने के बावजूद अपनी ताकत से सबको इम्प्रेस कर चुका है, इसलिए उसके काफ़ी फॉलोअर्स बन चुके हैं। इसके बाद मीशा और बाकी सभी लड़कियां एनोस को अपने क्लब में शामिल होने के लिए कहती हैं और चाहती हैं कि वो इसकी टीम का हिस्सा बने। वहां पर साशा को एक अजीब सी बुक मिलती है जिसमें एनोस के स्केच बने होते हैं, जिन्हें देखकर वो शर्म से लाल हो जाती है। फिर मीशा सबको एक खास कमरे में ले जाती है जहां एक तलवार का आधा हिस्सा रखा होता है। यहाँ पर पता चलता है कि मीशा का बैकग्राउंड थोड़ा अलग है। उसके पिता डेमन थे और माँ स्पिरिट, यानी वो एक हाफ डेमन और हाफ स्पिरिट है। वो ये भी बताती है कि उसने कभी अपने दादा को नहीं देखा, जो शायद रॉयल फैमिली से हैं। तलवार का दूसरा हिस्सा उसके दादा के पास होने की संभावना है। इसके बाद एनोस सभी को कहता है कि अगर वे उसकी टीम में शामिल होना चाहते हैं तो पहले उन्हें खुद को साबित करना होगा। सीन बदलता है और हम एक ट्रेनिंग सेशन देखते हैं जहां स्टूडेंट्स को जमीन में गड़ी तलवार निकालनी होती है, लेकिन कोई भी उसे हिला तक नहीं पाता। तभी एनोस एक झटके में उसे निकाल देता है। वहीं नया ट्रांसफर स्टूडेंट ले भी वही काम कर दिखाता है। इसके बाद दोनों मिलकर अपने टीचर्स को भी हरा देते हैं। क्लास में वापस आने पर ले एनोस की टीम ज्वाइन करने की इच्छा जाहिर करता है, लेकिन एनोस उसे मना कर देता है और कहता है कि पहले खुद को साबित करना होगा। क्योंकि ले के पास कोई टीम नहीं होती, एनोस मीशा और उसके क्लब के सदस्यों को उसके साथ टीम बनाने के लिए कहता है और उन्हें एक मौका देता है कि अगर वे अगली प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन करें तो उन्हें उसकी टीम में शामिल कर लिया जाएगा। अगले दिन प्रतियोगिता शुरू होती है। ले और मीशा की टीम मिलकर एक प्लान बनाती है। ले अपनी पावर का एक हिस्सा बाकी सभी के साथ शेयर करता है, जिससे वे मिलकर एक विशाल वॉरियर बना सकें। दूसरी तरफ साशा और बाकी लोग भी अपने मैजिक का इस्तेमाल करते हैं। फाइट के दौरान एनोस और ले के बीच जबरदस्त मुकाबला होता है। वहीं दूसरी तरफ साशा को मीशा के बनाए हुए वॉरियर से लड़ने में दिक्कत होती है, लेकिन फिर वो एक पावरफुल स्पेल एक्टिवेट करती है और हालात बदलने लगते हैं। आखिर में मीशा और उसकी टीम मिलकर एक फ्यूजन मैजिक का इस्तेमाल करती है, जिससे वे उस वॉरियर को हरा देती है। ये उनके लिए बहुत खास मोमेंट होता है, क्योंकि पहली बार उन्होंने मिलकर इतनी बड़ी जीत हासिल की होती है। दूसरी तरफ एनोस और ले की लड़ाई अपने चरम पर पहुंच जाती है। दोनों के बीच की टक्कर इतनी जबरदस्त होती है कि आसपास का माहौल तक हिलने लगता है। अंत में ले एक आखिरी हमला करता है, लेकिन एनोस उसे रोक देता है और जीत जाता है। ले हार जाता है और सोचता है कि अब वो एनोस की टीम में शामिल नहीं हो पाएगा, लेकिन एनोस मुस्कुराते हुए उसे हाथ देता है और अपनी टीम में शामिल कर लेता है। अंत में एनोस उससे पूछता है कि अगर वो खुद को असली डेमन किंग कहे तो क्या वो इस पर भरोसा करेगा। ले जवाब देता है कि उसे अभी पूरी तरह यकीन नहीं है, लेकिन उसे इस बात पर हैरानी भी नहीं होगी, क्योंकि एनोस की ताकत कुछ अलग ही लेवल की है। घर का माहौल आज बहुत ही खुशनुमा और उत्सव जैसा है। एनोस की माँ, जो हमेशा से अपने बेटे की सबसे बड़ी प्रशंसक रही हैं, आज फूली नहीं समा रही हैं। वजह यह है कि एनोस ने स्कूल कंपटीशन में एक शानदार जीत हासिल की है। मेज़ पर लजीज पकवान सजे हैं और इस जश्न में शामिल होने के लिए ले और मीशा भी वहां मौजूद हैं।
लेकिन यहाँ मीशा के मन में एक अजीब सी हिचकिचाहट है। उसे लग रहा है कि ये जीत तो अनोस की है और वो तो आधिकारिक रूप से उसकी टीम का हिस्सा भी नहीं थी, तो वो इस जश्न में क्यों शामिल है। अनोस, जो लोगों के दिलों को पढ़ने में माहिर है, मीशा की इस उलझन को भांप लेता है। वो बड़े ही शांत और आत्मविश्वास भरे लहजे में कहता है कि मीशा को ऐसा सोचने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब से वो आधिकारिक तौर पर उसकी टीम का हिस्सा बन चुकी है। अनोस को मीशा के अंदर एक बहुत बड़ी काबिलियत और एक बेहतरीन योद्धा बनने की क्षमता नजर आती है। बातों का सिलसिला आगे बढ़ता है और हम देखते हैं कि अनोस के माता पिता उसे दुनिया का सबसे महान डेमन लॉर्ड बनते देखना चाहते हैं। वे अपने बचपन की एल्बम देख रहे हैं और पुरानी यादों में खोए हुए हैं। यहाँ एक बहुत ही भावुक कर देने वाला खुलासा होता है। अनोस की माँ बताती हैं कि जब अनोस उनके गर्भ में था तब हालात सामान्य नहीं थे। उन्हें बहुत ज़्यादा शारीरिक और मानसिक पीड़ा का सामना करना पड़ा था और डॉक्टरों के लिए भी एक चुनौती थी। प्रार्थना और ईश्वर की कृपा का नतीजा था कि अनोस का जन्म सुरक्षित हुआ। ये जानकर हैरानी होती है कि जिसे आज दुनिया एक शक्तिशाली योद्धा के रूप में देख रही है, उसका जन्म कितना संघर्षपूर्ण रहा होगा। ले और मीशा आपस में गहरी बातें कर रहे हैं। मीशा ले का आभार व्यक्त करती है क्योंकि उसकी वजह से ही उसे अनोस की टीम में जगह मिली, लेकिन ले के मन में एक टीस है। उसे बुरा लग रहा है कि उसकी वजह से फैन क्लब की दूसरी लड़कियां टीम में नहीं आ पाईं। ले, जो एक ऊंचे रॉयल खानदान से ताल्लुक रखता है, उसकी सोच बाकी रॉयल्स से बिल्कुल अलग है। वो जात पात और हाइब्रिड प्योर ब्लड के भेदभाव में यकीन नहीं रखता। उसके लिए उसकी तलवार और उसकी काबिलियत ही उसकी असली पहचान है। वो मीशा को एक डरावनी चेतावनी भी देता है। शक है कि ये उसे नीचा दिखाने या किसी जाल में फंसाने की एक बहुत बड़ी साजिश है। इसी बीच अनोस की मुलाकात डेमन एम्पायर के एक बहुत ही ऊंचे अधिकारी मेलहास से होती है। मेलहास का व्यवहार सबको चौंका देता है। वो अनोस को देखते ही घुटनों पर बैठ जाता है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो उसे डेमन किंग अनोस कहकर पुकारता है। हालांकि 2000 साल पहले किसी ने उसकी यादें मिटा दी थीं, लेकिन मेलहास की आत्मा आज भी अपने असली मालिक को पहचान लेती है। वो बताता है कि कैसे अनोस के बलिदान के बाद फेंक दिया, जहां से वापस आने में उसे सदियां लग गईं। मेलहास अनोस को आगाह करता है कि ये टूर्नामेंट एक जाल है और उसे थे कि वे कुछ छिपा रही हैं। शाम को अनोस और मीशा एक मॉडल क्रिएशन शॉप में जाते हैं। ये मीशा की पसंदीदा जगह है। वहाँ मीशा अपनी जादुई शक्तियों से एक बहुत ही सुंदर मॉडल तैयार करती है, जिसमें वो उन पलों को कैद करती है जब वे सब एक साथ खाना खा रहे थे। वो इसे साशा को तोहफे में देना चाहती है। वहीं अनोस अपनी असीमित शक्तियों का परिचय देते हुए एक अंगूठी के बराबर जगह में पूरे शहर का जीवंत मॉडल बना देता है। वो उस मॉडल को एक अंगूठी का रूप देकर मीशा को पहना देता है, जो मीशा के लिए किसी अनमोल रत्न से कम नहीं था। इसी बीच इविस, जो बिल्ली के रूप में जासूसी कर रहा है, आकर अनोस को एक गुप्त सूचना देता है। वो बताता है कि टूर्नामेंट के पीछे जो भी ताकतें काम कर रही हैं, उनका सीधा संबंध शहर के बड़े हॉस्पिटल से है। अनोस और मीशा तुरंत अस्पताल पहुंचते हैं, जहां उनकी मुलाकात ले से होती है। ले की मां वहां जिंदगी और मौत के बीच झूल रही हैं। उन्हें स्पिरिट डिजीज है, जिसका कोई पक्का इलाज नहीं है। अनोस अपनी शक्तियों से मदद करना चाहता है, लेकिन ले का व्यवहार बहुत ही ठंडा और रहस्यमयी होता है। वो अनोस की मदद ठुकरा देता है, जिससे साफ हो जाता है कि ले किसी भारी दबाव में है। आखिरकार टूर्नामेंट का वो दिन आ ही जाता है जिसका सबको इंतजार था। स्टेडियम खचाखच भरा हुआ है। अनोस के माता पिता भी पहुंच चुके हैं, लेकिन जब अनोस का नाम पुकारा जाता है तो वो मैदान में नहीं आता। भीड़ उसे डरपोक और कायर कहकर पुकारने लगती है। लोग चिल्लाते हैं कि एक हाइब्रिड कभी बहादुर नहीं हो सकता। अपने बेटे भीड़ को ललकारते हुए कहती हैं कि उनका बेटा ही असली डेमन लॉर्ड बनेगा। तभी अनोस के पिता वहां पहुंचते हैं। उनके हाथ खून से सने हैं और सिर पर चोट है। उन्होंने पूरी रात जागकर अनोस के लिए अपने हाथों से एक जादुई तलवार तैयार की थी। अपने माता पिता का ये निस्वार्थ प्यार और उनके संघर्ष को देखकर अनोस का दिल भर आता है। उसे एहसास होता है कि ये लड़ाई अब सिर्फ उसकी नहीं, बल्कि उसनात्मक होने वाली है। क्या अनोस अपने माता पिता का सिर गर्व से ऊंचा कर पाएगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।